गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है अग्निपथ स्कीम। तो आपको पता है कि टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम या फिर अग्निपथ स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है। तो ये एक तरह का न्यू डिफेंस रिक्रूटमेंट रिफॉर्म है और इसके अंदर जो सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा उनको अग्निवीर कहा जाएगा। तो अब इसमें टारगेट ये है कि 45,000 से 50,000 सोल्जर्स हर साल रिक्रूट किए जाएंगे और वो 4 साल के बाद जो है वो सर्विस को लीव कर देंगे। इन 45,000 से 50,000 सोल्जर्स में से 25% जो है उनको आगे 15 साल के लिए परमानेंट कमीशन में भी डाला जाएगा। और इससे होगा क्या कि आपके जो है अननेसेसरी जो डिफेंस पेंशन बिल पे खर्चा आता है वो रुकेगा और आपकी जो आर्मी है वो एक तरह से यूथफुल रहेगी, क्योंकि 17 से लेके 21 साल की एज के बीच के जो है ये यंग सोल्जर्स होंगे। तो आपकी जो एवरेज एज है वो लगभग कहा जा रहा है 26 साल जो है आपके आर्म्ड फोर्सेस में हो जाएगी। ठीक है, तो मिशन यही है कि हमारी जो 13 लाख स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको मॉडर्नाइज करना, उनको यूथफुल करना, ये इसका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो है 17.5 ईयर्स से 21 ईयर्स की एज के बीच में होने चाहिए और वो बिलो ऑफिसर रैंक्स की जो पोजीशंस हैं उनके लिए जो है ये रिक्रूटमेंट सिस्टम लाया गया है। अब होगा क्या कि 6 महीने की ट्रेनिंग होगी पहले, उसके बाद 3.5 साल का जो है आपको डिप्लॉयमेंट मिलेगा। स्टार्टिंग सैलरी 30,000 होगी और उसके बाद जो है आपका लास्ट जो आपका साल है उसमें आपको 40,000 तक आपकी सैलरी पहुंच जाएगी। और इस टाइम पीरियड के बीच में 30% जो सैलरी है वो आपके सेवा निधि प्रोग्राम के लिए कटेगी और उतनी ही सिमिलर अमाउंट जो है गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी, ताकि जब आप 4 साल आपका ख़त्म हो तो जो सेवा निधि है वो आपको 11.71 लाख जो है वो एक लमसम अमाउंट आपको दी जा सके और वो ऑफकोर्स टैक्स फ्री भी होगी। ड्यूरिंग दिस 4 ईयर्स 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर दे रही है गवर्नमेंट। 1 करोड़ रुपीज़ तक का डेथ कवर दे रही है इन केस ऑफ कोर्स अगर वो जो है सर्विस में डेथ हो जाती है तो उसमें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। और जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे परमानेंट कमीशन के लिए उनका जो ये 4 साल का पीरियड है उनके पेंशन बेनिफिट्स या रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए उसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। अब ये विद इन 90 डेज़ जो है ये स्कीम जो है रिक्रूटमेंट इसमें शुरू हो जाएंगी। और इसमें एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो देखने को मिल रहा है कि ऑल इंडिया ऑल क्लास, अभी तो आपको पता है ना रेजिमेंट्स होती हैं, रेजिमेंट सिस्टम होता है रीजन और कास्ट बेस्ड पे आर्मी में, उसको एलिमिनेट धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कर दिया जाएगा ताकि किसी भी कास्ट का, किसी भी रीजन का, क्लास का, रिलीजियस बैकग्राउंड का जो है पर्सन वो आर्मी में सर्व कर सके। ठीक है, किसी भी रेजिमेंट का पार्ट बन सके। अब ये स्कीम जो है अभी हमारे आर्मी में जो है एवरेज एज जो है फोर्सेस की वो 32 ईयर्स है और इस स्कीम में कहा जा रहा है कि इस स्कीम की वजह से जो है वो अगले 6 से 7 साल के अंदर जो एवरेज एज है वो 26 हो जाएगी हमारी आर्म्ड फोर्सेस में। इससे होगा क्या, फ्यूचर रेडी सोल्जर्स आएंगे और न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि यूथ जो है उनको आप न्यू टेक्नोलॉजी जल्दी से जल्दी सिखा सकते हो, हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए उनको प्रिपेयर कर सकते हो। और उन रिक्रूट्स को ये फ़ायदा है कि उनको ये 4 साल के बाद उनको उनके इतने ज़्यादा स्किल्स डेवलप हो जाएंगे कि उनको आगे फ्यूचर में कहीं पर भी सर्विस करने में उनको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उनको स्किल सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, गवर्नमेंट भी उनको हेल्प करेगी आगे अपना करियर बनाने में। तो मोस्टली जो है फोकस ये रहेगा कि उनको एंटरप्रेन्योर्स बनाया जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है न्यू नॉर्म्स फॉर सेंटेंस रेमिशन। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है उन्होंने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं स्टेट्स और यूटीज़ को, ताकि कुछ प्रिजनर्स को रेमिट करके सेंटेंसेस को रेमिट कर दिया जाए, क्योंकि हम अपने 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो कमेमोरेट कर रहे हैं। तो रेमिशन का मतलब क्या होता है कि या तो पूरे सेंटेंस को ख़त्म कर दिया जाए या फिर उसको एक रिड्यूस कर दिया जाए। अगर 7 साल का है उसको 4 साल कर दिया जाए, 1 साल कर दिया जाए, जो भी है उसको रेमिशन कहते हैं। ठीक है, सो अब इसमें न्यू जो है गाइडलाइंस क्या है, न्यू गाइडलाइंस ये कह रही हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव की सेलिब्रेशन के लिए हम 3 फेजेस में जो हैं प्रिजनर्स को रिलीज़ करेंगे। 15 अगस्त को इस साल, अगले साल रिपब्लिक डे पे और अगले साल के इंडिपेंडेंस डे पे। ठीक है, अब कुछ जो है वो प्रीमेच्योर रिलीज़ ऑफ प्रिजनर्स जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। विमेन एंड ट्रांसजेंडर जो हैं वो मेल कन्विक्ट्स, ऑफकोर्स ये एज क्राइटेरिया अप्लाई होगा। और ये जो कन्विक्ट्स हैं उनको उन्होंने एटलीस्ट 50% ऑफ देयर टोटल सेंटेंस पीरियड जो है वो कंप्लीट कर लिया होना चाहिए। और भी एलिजिबल प्रिजनर्स हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं या डिसेबल्ड हैं, टर्मिनली इल हैं, पुअर प्रिजनर्स हैं जो कि अपनी फ़ाइन जो है वो नहीं दे पाए हैं, उनको भी रिलीज़ करने की बात की जा रही है।
और अगर कोई पर्सन जिसने अपनी यंग एज में जो है कोई क्राइम किया था और उनका वैसे अदरवाइज़ कोई क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उनको भी रिलीज़ करने का जो है वो प्लान किया गया है, ठीक है। अब कौन से प्रिजनर्स जो है वो इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते? ऑफ कोर्स जो डेथ सेंटेंस पे हैं या उन्होंने कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसके अंदर डेथ सेंटेंस भी मिल सकता था उनको, या फिर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में हैं, किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे हैं, या फिर वो इन फॉलोइंग एक्ट्स के अंदर जो है वो कन्विक्टेड हैं, जैसे टाडा, पोटा, यूएपीए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ऐसे एक्ट्स के अंदर अगर वो कन्विक्टेड हैं तो भी उनको जो है ये रेमिशन नहीं मिलेगा। एक कमेटी बनाने को बोला है होम मिनिस्ट्री ने स्टेट्स और यूटीज़ को। एक स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी होगी, स्टेट लेवल पे होम सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी या फिर डीआईजी प्रिजन्स जो है वो इसमें कमेटी में होंगे और वो डिसाइड करेंगे कि कौन से जो है एलिजिबल प्रिजनर्स है जिनको रेमिट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब ये रेमिशन जो है ये कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि वैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास पावर होती है हमारे पार्डन करने की, रिप्रीव करने की, रिस्पाइट या रेमिशन की, बट ये पावर डिफरेंट है। ये पावर स्टेचुटरी पावर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है। तो हमारा जो सीआरपीसी है वो हमारी गवर्नमेंट्स को भी पावर देता है कि वो प्रिजन सेंटेंसेस को रेमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 432 हमारा कहता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जैसे इस केस में स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो सस्पेंड या रेमिट कर सकते हैं किसी सेंटेंस को किसी कंडीशन के साथ या बिना कंडीशन के भी, ठीक है। तो सेक्शन 433 कह रहा है कि एक सेंटेंस को कम्यूट भी किया जा सकता है टू अ लेसर वन बाय दैट सेम गवर्नमेंट, ठीक है। अब ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर मिली है सीआरपीसी के अंदर, तो ये एक तरह से स्टेचुटरी पावर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आपकी रेमिशन की पावर हमारे प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है, और जो ये सीआरपीसी दे रहा है तो क्योंकि सीआरपीसी एक लॉ है, स्टैट्यूट है, तो ये स्टैट्यूटरी पावर है। अब उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? उसमें फ़र्क ये है कि उसमें प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जो है वो फैसला नहीं जो है वो लेते हैं रेमिशन या पार्डन का। इस केस में गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली खुद ही जो है वो एक्ट करती है बाय इटसेल्फ अंडर सीआरपीसी, ठीक है। ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 जिसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर की जो है ये पार्डनिंग पावर्स हैं, ये भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट जो है या गवर्नर एक्ट करते हैं। बट इस केस में जो आपका स्टैट्यूटरी पावर्स हैं इसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली खुद ही जो है वो एक्ट करती है, ठीक है। तो मारूराम एटसेट्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि ये दोनों हैं तो सेम पावर, बट ये इनके सोर्सेज ऑफ पावर डिफरेंट है, ठीक है। उसमें प्रेसिडेंट या गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो स्टैट्यूटरी पावर एक्सरसाइज कर रही हैं। तो क्या जो है प्रिजनर के पास राइट टू रेमिशन है? तो इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दिया। तो कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला कि कोर्ट जो है वो प्रिजनर को बेनिफिट ऑफ रेमिशन जो है वो डिनाई नहीं कर सकते, बिकॉज ये प्रिंसिपल ऑफ रिफॉर्मेशन के अगेंस्ट चला जाएगा। अगर किसी प्रिजनर को आप लाइफ टाइम के लिए कह दो कि अब तो तू बाहर आ ही नहीं सकता, कोई उसकी रे ऑफ होप ही नहीं रह जाएगी फ्री होने के लिए, तो अगर वो प्रिजन में है और वो अच्छा बिहेवियर दे रहा है तो उसके जो है ये अवार्डिंग ऑफ मार्क्स मिलती है उसको, ठीक है। उसके मार्क्स जो है अवार्ड किए जाते हैं अंडर द प्रिजन एक्ट ऑफ 1894, और उस बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है कि इस प्रिजनर का बिहेवियर बहुत अच्छा रहा है, ये रिफॉर्म हो चुका है, अब इसको जो है रेमिट कर देना चाहिए, इसके सेंटेंस को इसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस महेंद्र सिंह के केस में कि ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है किसी प्रिजनर का, बस ये एक लीगल राइट है, ठीक है। तो ये याद रखो, ये रेमिशन जो है आपका सीआरपीसी के अंडर ये फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये एक लीगल राइट है जो आपके सीआरपीसी में दिया गया है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सोडस ऑफ रोहिंग्यास। तो 5 साल हो गए हैं, साल 2017 के बाद से अब 5 साल हो गए हैं जब ऑलमोस्ट 7.25 लाख रोहिंग्या मुस्लिम्स को म्यांमार से के रखाइन स्टेट से निकाला गया। तो अब जो है 3 लाख रोहिंग्या मुस्लिम्स जो है वो म्यांमार से जो है वो निकल चुके हैं, और मोस्ट ऑफ देम जो है वो बांग्लादेश में रहते हैं। तो रोहिंग्यास कौन है? स्टेटलेस इंडो आर्यन एथनिक ग्रुप है, प्रिडोमिनेंटली, नॉट ऑल ऑफ देम ऑफ कोर्स, प्रिडोमिनेंटली जो है वो इस्लाम को फॉलो करते हैं और रखाइन स्टेट में जो है म्यांमार के वो रहते थे। 2017 से पहले 1.4 मिलियन रोहिंग्या वहाँ पर रहते थे, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला कि सिर्फ 40,000 जो है वो सिटीजन्स हैं, बाकी सब जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, और वो इलीगल बंगालीज हैं, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं, इसलिए उन्होंने जेनोसाइड किया, उनको वहाँ से भगा दिया।
अब इंडिया में रोहिंग्यास का रिफ्यूजी स्टेटस या फिर क्या स्टेटस है, तो एक रिफ्यूजी जो है वो यूएनएचसीआर कहता है कि रिफ्यूजी एक वो पर्सन है जो दूसरी कंट्री में रह रहा है बिकॉज उसको ओरिजिनल उसकी खुद की कंट्री में चाहे रेस हो या रिलीजन हो, नेशनैलिटी हो, किसी भी बेसिस पे वहाँ पर उसको प्रोसिक्यूट किया गया और उसको वहाँ से निकाल दिया गया है। तो यूएनएचसीआर के मुताबिक 1,68,000 रोहिंग्यास जो है वो 2012 से वहाँ से म्यांमार से भागे हैं और 40,000 जो है रोहिंग्यास जो है वो इंडिया में जो है वो इलीगली एंटर कर चुके हैं एज पर इंडियन गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है, कोई फॉरनर की डेफिनेशन जो है हमें फॉरनर्स एक्ट 1946 के अंदर मिलती है। तो अब इंडिया ना तो किसी यूएनएचसीआर के रेफ्यूजी जो है स्टैट्यूट का सिग्नेटरी है, ना उसके प्रोटोकॉल का सिग्नेटरी है, तो हमारे ऊपर वो जो है उसके कन्वेंशन के जो रूल्स हैं वो हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। सो अब इशू क्या है रोहिंग्यास का इंडिया में, तो अब उन्होंने जो है रोहिंग्यास ने डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन कर लिए हैं ऑफ कोर्स यूजिंग इलीगल मींस लाइक आधार, पैन, वोटर कार्ड। तो अब उससे हुआ क्या है कि वो एक तरह से इलीगल माइग्रेंट्स जो कि फ्रॉडुलेंट मींस का यूज़ करते हुए इंडिया में वो सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन बन चुके हैं, ठीक है। तो अब उनको आइडेंटिफाई करना, मॉनिटर करना बहुत मुश्किल है, तो इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को एक खतरा है। अब हमारी जितनी भी गवर्नमेंट है वो हमारे रिफ्यूजी क्वेश्चंस को केस बाय केस बेसिस पर जो है वो डील करती हैं और कोई इसके ऊपर, क्योंकि हमने कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाया हुआ है इंडिया में, कोई रिफ्यूजी स्पेसिफिक लॉ नहीं है। रादर एक प्राइवेट मेंबर बिल आया था जिसको असाइलम बिल नाम था, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। गवर्नमेंट अभी भी जो है केस टू केस बेसिस पे रेफ्यूजी जो क्राइसिस है उसको डील करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंटेस्टिंग इलेक्शंस फ्रॉम मल्टीपल सीट्स। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को बोला है कि आप जो है एक कैंडिडेट को 2 सीट्स की बजाय सिर्फ एक ही सीट से लड़ने की इजाज़त दो। आप सेक्शन 33 क्लॉज 7 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को अमेंड करो और किसी भी कैंडिडेट को 2 सीटों से लड़ने के लिए आप अलाउ ना करो, ठीक है। तो आरपीए जो है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि एक पर्सन 2 सीट से लड़ सकता है, 2 सीट से ज़्यादा नहीं लड़ सकते, ठीक है। 1996 से पहले ये प्रोविज़न था कि जितने मर्जी कॉन्स्टिट्यूंसी से आप इलेक्शन लड़ सकते हो, लेकिन उसके बाद चेंज किया गया और कहा गया कि आप 2 सीट से ज़्यादा जो आप सीटों पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है लॉ मिनिस्ट्री को कि आप इस प्रोविज़न को भी हटाओ बिकॉज इसके बहुत सारे नुकसान हैं। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या नुकसान उन्होंने बोले हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सेक्शन 33 क्लॉज 7 की जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजा जॉन बंच वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो है केस में जो है वो अपहेल्ड की थी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 101 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है कि कितने आप सीट से इलेक्शन लड़ सकते हो, कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ सकते हो। तो इसलिए सेक्शन 33 क्लॉज 7 जो आरपीए का है वो इनकन्सिस्टेंट नहीं है आर्टिकल 101 से। लेकिन अब फिर इलेक्शन कमीशन क्यों अपोज कर रहा है? तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि बर्डन अननेसेसरी बर्डन हो जाता है पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर। तो एक वेस्टेज ऑफ टाइम भी है, गवर्नमेंट की इतनी मैन पावर लगती है, रिसोर्सेज लगते हैं, क्योंकि एक पर्सन अगर एक इलेक्शन जीत गया है एक सीट से, चाहे वो दूसरे से भी जीत गया हो, लेकिन उसको दूसरी सीट से रिज़ाइन करना पड़ेगा। दूसरी सीट से जब वो रिज़ाइन करेगा तो बाई इलेक्शन होंगे और उससे फिर खर्चा गवर्नमेंट का दोबारा आएगा। तो इसलिए ईसी जो है इसको अपोज कर रहा है। दूसरा वो ये बोल रहे हैं कि जनरली एक डेमोक्रेसी कैसे चलती है, जनरली डेमोक्रेसी चलती है कि जो पावर है लोगों के हाथ में है, लेकिन इस केस में क्या होता है, पावर जो है वो उस कैंडिडेट के हाथ में चली जाती है। वोट जो है, सुप्रीम पावर जो है वो उसकी जो वैल्यूएबल वोट है वोटर की, वो उसकी पावर कम हो जाती है, क्योंकि उसने तो कुछ भी सोच के वोट कर दिया कि इस पर्सन को मैं वोट कर रहा हूँ, लेकिन वो जो आपका कैंडिडेट है वो बाद में अगर उस कॉन्स्टिट्यूंसी से रिज़ाइन कर देता है तो उस पर्सन की जो वोट की वैल्यू तो जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी पावर ख़त्म हो जाती है। तीसरा उन्होंने बोला है कि इनइक्वालिटी अमंग्स वोटर आता है। अब समझ लो 2 सीटों से अगर किसी ने चुनाव लड़ा है तो जो वो दूसरी सीट जो कैंडिडेट छोड़ रहा है उस सीट पे जब जो है बाई इलेक्शन हो रहा है तो एक तरह से एक ही सीट पर इलेक्ट करने के लिए उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को 2 बार मौका मिला एज कम्पेयर टू जितनी बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, वहाँ तो उन्होंने एक ही बार वोट किया है, लेकिन इस सीट पर उनको 2 बार मौका मिला है अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने का इन अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। फिर उन्होंने ये भी बोला है कि वेकेंट कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो अनरिप्रेजेंटेड रहती है। कैसे
2 सीटों से इलेक्शन जीता अगर कोई, दूसरी सीट से उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा, लेकिन जब वो दूसरी सीट से रिज़ाइन करता है तो उसको उस सीट पे जो बाई इलेक्शन होता है वो 6 महीने के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन कराता है। तो वो 6 महीने का जो पीरियड है तब तक तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो अनरिप्रेजेंटेड है। तो इसलिए ये सारे रीजंस की वजह से इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि आप ये इस जो है प्रैक्टिस को ख़त्म करो कि लोग 2 सीटों से चुनाव जो लड़ते हैं। उन्होंने इसका वे फॉरवर्ड ये बताया है कि एक पर्सन के लिए, जो कि अगर आप नहीं इसको अमेंड कर पा रहे हो और आप इसको नहीं आप ख़त्म कर सकते हो, तो एटलीस्ट ये करो कि जो 2 सीटों से चुनाव लड़ेगा, तो जो अगर वो सीट से रिज़ाइन करता है तो फिर बाई इलेक्शन जो होगा उसका खर्चा वो पर्सन देगा, ठीक है, क्योंकि उसने 2 सीटों से चुनाव लड़ा है। दूसरा उन्होंने ये बोला है कि इसका एक और अल्टरनेटिव ये भी है कि अगर 2 सीटों से किसी ने चुनाव लड़ा है और पर्सन जो है उसने एक सीट से रिज़ाइन किया है, तो जिस सीट से उसने रिज़ाइन किया है तो जो उसका उस सीट पे जो सेकंड नंबर पर कैंडिडेट था उसको विनर अनाउंस कर दिया जाए, ठीक है। तो इससे हमारा बाई इलेक्शन नहीं करना पड़ेगा और खर्चा बचेगा। तो ये हमारे इलेक्शन कमीशन के सजेशंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। सो यूनियन मिनिस्टर जो हैं आपके उन्होंने जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के मिनिस्टर हैं, उन्होंने सेकेंड एडिशन ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट जो है 2021 उसको रिलीज़ किया रिपोर्ट को। अब ये एक तरह से DARPG जो है ये इस रिपोर्ट को जो है वो कंपाइल करता है। ई गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स जो हैं हमारी स्टेट्स ने, यूटीज़ ने या सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ ने लिए हैं, उसके ऊपर स्टडी कंडक्ट की जाती है और उसके जो है वो डेटा प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं उनको हेल्प होता है कि वो कैसे और आगे और ज़्यादा बढ़ चढ़कर सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जो है वो ई गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो दे सकते हैं। तो ये जो आपकी 2021 की रिपोर्ट है, इसकी स्टडी जो है वो जनवरी 2021 से शुरू कर दी गई थी। अक्रॉस 7 सेक्टर्स, फाइनेंस, लेबर, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, लोकल गवर्नेंस एटसेट्रा, इसके ऊपर स्टडी कंडक्ट की गई है। इस स्टडी में 2 कैटेगरीज जो है वो को में क्लासीफाई किया गया है स्टडी को अपने, ठीक है। पहली वो कैटेगरी है कि जो आपकी गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने क्या सिंगल विंडो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कैसे दिया है, ठीक है। मतलब कि कौन कौन सी गवर्नमेंट ने सिंगल विंडो एक्सेस दिया है इन्फॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट और सर्विस लिंक्स, ठीक है। सेकंड कैटेगरी वो है कि कौन कौन सी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स ने ऐसे सर्विस पोर्टल्स बनाए हैं जिससे डिलीवरी ऑफ सर्विसेज भी जो है वो दे पा रहे हैं ऑनलाइन या फिर आपके ई गवर्नेंस मोड पे। तो एक तो है कि सिर्फ सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन, दूसरा है कि सर्विस भी डिलीवर कर पा रहे हैं, तो उसके उन दोनों कैटेगरीज के ऊपर स्टडी की गई है। तो ये रिपोर्ट ये कह रही है कि ऑफ कोर्स अक्रॉस द कंट्री ई गवर्नेंस सर्विसेज जो है वो अच्छी प्रोग्रेस दिखा रहा है और सिटीजन्स ने भी जो है वो विश्वास दिखाया है कि यस, ई सर्विसेज जो है वो ठीक से स्टेट्स और यूटीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही हैं। खासकर फाइनेंस और लोकल गवर्नेंस या यूटिलिटी सर्विसेज सेक्टर का जो है वो यूज़ में जो ई गवर्नेंस सर्विसेज हैं उसका जो है सिटीजन्स यूज़ कर रहे हैं। और ई सर्विस डिलीवरी लाइक आपका जो है आप बिल पेमेंट करते हो या आप जो है गवर्नमेंट की सर्विसेज यूज़ करते हो, तो उसका भी जो है वो जो है लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो है गवर्नमेंट्स जो है उन्होंने सिंगल विंडो पोर्टल्स भी बनाए हैं ताकि सारी गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी आपको सर्विसेज हैं, वो एक ही जगह पर मिल जाएं। तो ये भी ट्रेंड जो है ई सर्विस डिलीवरी का बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अब जो है इंटीग्रेट करने के ऊपर जो है ऑफ कोर्स इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जितना हो सकता है कि आप सर्विस डिलीवरी को इंटीग्रेट करो। ऐसा नहीं हो कि आप किसी को पानी के डिपार्टमेंट से अगर कुछ चाहिए तो उसको अलग वेबसाइट पे जाना पड़े या कुछ, तो इंटीग्रेट करो जितना हो सकता है सर्विसेज को और यूनिफाइड एक्सेस टू सर्विसेज दो, ताकि जो है आपके जो एंड यूज़र जो आपका सिटीजन्स है उसको सिटीजन सेंट्रिक जो है वो ई सर्विसेज मिले, ठीक है। तो अब इसमें कहा गया है कि ओवरऑल इंप्रूवमेंट देखी गई है अक्रॉस ऑल द पैरामीटर्स और इवन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और प्रिवेसी जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हमें अच्छी देखने को मिली है एज़ कम्पेयर टू जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट प्रिवेसी को रिस्पेक्ट नहीं करती है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Agnipath scheme. So Union government has recently unveiled the tour of duty scheme. It is being called as the Agnipath scheme. So this will be the scheme for recruiting soldiers across the 3 services, and this is basically a new defense recruitment reform, and the soldiers who will be recruited under this scheme will be called as Agniveers. So the plan is that about 45,000 to 50,000 soldiers will be recruited annually, and they will leave the service in just 4 years. About 25% of these soldiers
soldiers will be allowed to continue under the permanent commission for another 15 years. So what will be the benefit of it, this scheme? Of course, this will make the permanent force much leaner and much younger, and this will also reduce the defense pension bill of the government, which will, of course, the resources of which will be utilized for modernization of armed forces. So what is the eligibility criteria? So first of all, this scheme is only valid for personnel or soldiers or being selected who are below the officer ranks. And this, under this scheme, aspirants should be between the ages of 17.5 years and 21 years. They will be eligible to apply only. And what happens after they are selected? So they will have to undergo a training for 6 months. They will be deployed for 3.5 years. They will get starting salary of 30,000, and by the time their 4th year would be expiring, they would receive up to 40,000 rupees. 30% would be deducted from their salary as their contribution to Seva Nidhi program, under which this fund will be given to them after their 4 years of service, and this lump sum amount will also be tax free. So during the service, they will get this 48 lakh life insurance cover in case of death during the service because of the service reasons. Then they will get 1 crore rupees. And those who are reselected for the permanent commission, their 4 years of this tour of duty service will not be considered as will not be considered for the retirement benefits. So this recruitment will begin 90 days from announcement of this scheme. And the big thing that I have observed in this is that this scheme will bring all India, all class recruitment to the services. Otherwise, this army is divided into regiment system, which is based upon region and caste. But now, with time, this will be eliminated, and anybody from any caste, religion, region, etc., would be allowed to become part of these existing regiments. So this will benefit the armed forces because this will make our armed forces young. The average age in the forces is currently 32 years today, which will of course go down to 26 in the next 6 to 7 years. And that's why we will be able to create future ready soldiers. So because you know that these are young soldiers, it will be easy to train them with new technologies especially during the times when we are seeing hybrid nature of warfare. So such soldiers will also be benefited because they will get employment prospects in various fields after their 4 years of service. They will learn new skills. They will be provided new skill certificates, and the government will also rehabilitate soldiers who would leave the service after the 4 years. So the next topic is new norms for sentence remission. So Union Home Ministry is planning that that the states and UTs will grant special remission to prisoners during the commemoration of 75th year of India's independence. So remission means complete ending of a sentence or a reduced sentence. Okay, so it could be of course mean reduction in sentence. So what are these new norms? So the government is planning that during the Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, we will release prisoners in 3 phases. Of course, on this very Independence Day, and the next year's Republic Day, and on the Independence Day. So certain prisoners have been identified who will be released under this scheme. So women and transgender convicts of ages 50 and above, male convicts of 60 and above, they have been identified, and they must have completed at least 50% of their total sentence period. Other eligible prisoners are physically challenged or disabled, terminally ill convicted prisoners, and even those poor and indigent prisoners who are in jail because they were unable to pay the fine imposed on them by the courts. Okay, so other categories of prisoners who are eligible for this remission are those persons who committed an offence during their young age, and they generally do not have any criminal involvement or any criminal background, and they must also have completed their 50% of their sentence period. They would also be eligible. But there are certain prisoners who have been excluded from this scheme. So of course, persons who are convicted under the death sentence, or those who were committed an offence under which a death penalty was one of the punishments, persons who are convicted under the sentence of life imprisonment, or those who were involved in terrorist activities, or those prisoners who are convicted under the following acts like the STADA, POTA, UAPA, National Security Act, etc. They would not be eligible to get the benefit of remission. So
the Union Home Ministry has asked the states and UTs to constitute a state-level screening committee consisting of Home Secretary, Law Secretary, DIG prisons, who would, of course, this committee would decide that what number of prisoners are eligible to get in the benefit of this scheme of remission. So you know that generally we have these provisions of remission under the Constitution of India. So President of India under Article 72 and Governor of State under Article 161, they have been vested with the powers of pardon, remission, reprieve, respite, etc. But this power, this particular power that the Home Ministry is asking the states and UTs to exercise, this is different from the constitutional power. So this is a statutory power. So this statutory power is derived from the CRPC. Section 432 says that appropriate government may suspend or remit a sentence with or without conditions. Section 433 of CRPC also says that the sentence can also be commuted to a lesser one by the appropriate government. In this case, appropriate government becomes the state government. Okay, so of course this is the difference between a statutory power and constitutional power. You know that constitutional powers are exercised by the President of India and Governor of the state. This statutory power, why this is called statutory power? Because CRPC is a statute or a law. That's why this is the powers are being derived from this statute. That's why these are the statutory powers. So under the statutory power, the government is directly acting unlike the constitutional powers of remission, in which the government acts indirectly by advising the president or governor. Okay, so but in the Maruram etc. versus Union of India case, the Supreme Court said that though these two powers may look same, but their sources of power are different. Okay, so is there a right for every prisoner to get remission? So remission system was of course defined under the Prison Act of 1894, under which the prisoners were regulated by giving them award of marks, which was of course based upon their behavior in the jail. And in Kehar Singh versus Union of India case, the court said that courts cannot deny a prisoner the benefit from remission of sentence, because otherwise they would have no hope to be free again. The purpose of imprisonment is not retributive justice, but reformative justice. So to reform a person, we have to keep the hope in him alive, that he could be free again if he reforms himself. So by awarding them marks, if the state government feels that the behavior of the person in the prison has been fine, so the state government under this CRPC section 432, they can of course remit the sentence of a prisoner. Okay, so under this the Supreme Court has also confirmed in the state of Haryana versus Mahinder Singh case of 2007 that this is not a fundamental right of a prisoner, but this is a legal right because it is being derived from the CRPC. So the next topic is exodus of Rohingyas. So it has been 5 years since 2017 that mass exodus of almost 730,000 Rohingya Muslims from Myanmar's Rakhine state has happened. So about 3 lakh Rohingya Muslims have fled Myanmar since this exodus, and maximum of them have taken refuge in Bangladesh. So Rohingyas are basically stateless Indo-Aryan ethnic group who predominantly follow Islam. They are not all followers of Islam, but predominantly they follow Islam, and they reside generally in their Rakhine state. And before this genocide happened, about 1.4 million Rohingyas were living in Myanmar, but the Myanmar government said that only 40,000 Rohingyas are citizens, rest of them are the illegal Bangladeshi immigrants. That's why they drove them out. So India, of course, as per the government of India, almost 40,000 of those Rohingyas entered India, and because India is not a signatory to the UN Convention on Refugees nor to its protocol, so we are not bound by the rules of these conventions to give them accommodation in India. So we can identify the foreigners or these illegal migrants through the Foreigners Act of 1946, because the Constitution of India does not define or deal with refugees. It only defines a citizen of India.
So the issues of Rohingyas in India is that they have fraudulently acquired documents meant for Indian citizens like Aadhaar, PAN, or voter. So they have basically got citizenship by naturalization using fraudulent means. So it is difficult to identify and monitor these Rohingyas, and that's why it could jeopardize India's national security in the future. So generally, the government of India deals with refugee questions on a case-to-case basis because we do not have any specific law on refugees. Of course, a private member bill was introduced, but no action was taken on this after 2015 when this bill was introduced. So the next topic is contesting elections from multiple seats. So Election Commission of India has asked the Union Law Ministry that they should consider limiting the seats from which a candidate can contest elections. So they should limit this to just one seat. You know that section 33 clause 7 of RPA 1951 allows a person to contest election for the same office from two constituencies at the same time. Prior to 1996, a person could contest elections from as many constituencies as one deemed fit, but this limit of two seats was put forward after 1996. So the constitutional validity of section 33 subsection or clause 7 of RPA was upheld by Allahabad High Court, saying that Article 101 of the Constitution does not contain any prohibition on or restriction on a person contesting an election or filing a nomination from more than one seats or one constituency. So this is not section 33 subsection 7 or clause 7 is not inconsistent with Article 101. But why then EC is opposing it? Because EC is saying that it puts a burden on exchequer, public exchequer, because then we have to conduct a by-election and then we unnecessarily have to spend money and time on this election. And generally in democracy, the power is vested upon the people and not in the representatives. But in this case, because the decisions on behalf of the voters is taken by this representative, who will get the decision to make if he wants to retain one seat or the other from which he has from which he has been elected. So supreme power of people is lost, and then this power goes into those who are in power. So this valuable vote of a voter is entirely lost. Similarly, it also brings inequality amongst voters. So wealthier candidate gets more chances of winning, and because they are able to contest from multiple elections, as against economically weaker candidates who can contest from only one seat. And it is discriminatory also because the voter of the constituency from which the person who has won that constituency but gave up that constituency because he was also elected from the other constituency, the voters of that particular constituency who are going to vote again in a by-election, they get a second chance to vote as compared to all other constituencies whose representatives were elected in the first go. Okay, so this is also bringing inequality amongst voters. And during the period when this by-election is not conducted, the 6-month period, the maximum period is 6 months, and during this period, that constituency where this by-election has to be conducted remains unrepresented for the duration of that time. Okay, so this vacancy also is a problem as per EC. So that's why EC has suggested that in case you cannot amend this section 33 clause 7 of RPA, then at least make a provision that it would be mandatory for a person who is contesting from two seats and winning from it to bear the cost of by-elections. And in case you also want to avoid the by-elections, then the second person, the person who, let's suppose that a person contested from two seats, after winning both of these seats, the person would have to of course resign from one seat. So from the seat from where he has resigned, the second number candidate should be declared as the winner, and there should be no by-elections. This is the suggestion of Election Commission.
So the next topic is National E-Governance Service Delivery Assessment. So Union Minister for DARPG has released this second edition of National E-Governance Service Delivery Assessment, and this is basically a study conducted biannually to rate the states, UTs, and central ministries regarding their e-government endeavors. Okay, so this will of course help the governments to improve their citizen-centric services through e-governance. So what is this what is the data that has been collected by this NESDA 2021? So the data collection started in January 2021. The data was collected across 7 sectors: finance, labor, employment, education, etc. And the data was of course classified into 2 categories. So the respective governments who provided a single window access to information and service links, they were put into 1 category, and those states or those respective governments who provided service portals and they even started delivery of services through that service portal or single portal, they were put into the 2nd category. Okay, so this report is saying that there is a clear progress for e-governance services across the country. Citizens also are satisfied with the e-services. There is a rising trend of e-service delivery, and this trend is shifting from departmental portals to a single window portal. So greater number of e-services are being integrated on centralized portals, so that unified access to services can be provided to the citizens, and integrated service delivery is being preferred. So there is an overall improvement, overall or across all parameters. There's an improvement, and even informational security and privacy is being preferred by the governments across all portals. There is also an improvement under that particular category. Okay, so this is the finding of this these are the findings of this National E-Governance Service Delivery Assessment Report. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.